रेडियो टॉकीज में स्वागत है। आज हम ज्ञान पाने के दो बिल्कुल अलग रास्तों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये रास्ते हमें दिखते हैं प्राचीन भारत के दो बहुत बड़े विचारकों के बीच हुए एक संवाद में। बिल्कुल। कवि कालिदास और बौद्ध तर्कशास्त्री दिग्नाक। हमारे पास स्रोत के तौर पर रिफ्लेक्शंस इन द रिवर के कुछ हिस्से हैं और उनके बीच हुए कुछ पत्र व्यवहार के अंश भी। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बहस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से दुनिया को समझने के नजरिए की लड़ाई थी। हाँ, मतलब दुनिया को कैसे समझा जाए, क्या काव्यात्मक अंतर्दृष्टि से जहां अर्थ एकदम से महसूस हो जाए, या फिर तर्क के रास्ते से जहां सच्चाई को धीरे धीरे परत दर परत बनाना पड़े। सही। तो पहले कालिदास की बात करते हैं। उनकी रचनाएं जैसे मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ, वो तात्कालिक समग्र पहचान, जिसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, उस विचार को दर्शाती हैं। प्रत्यभिज्ञा, हाँ, मतलब एकदम से पहचान लेना। बिल्कुल, जैसे किसी अपने का चेहरा पहचानना या किसी मंत्र की शक्ति का अचानक अनुभव होना। अर्थ एक पल में खुल जाता है। और उनके लिए भाषा यानी वाक, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो खुद वास्तविकता का माध्यम है, सच्चाई को सामने लाने का जरिया। तो ये हुई एक बात। अब दूसरी तरफ हैं दिग्नाक। उनकी रचनाएं जैसे आलंबन परीक्षा और कुंदमाला। हाँ, और यहाँ मामला एकदम अलग हो जाता है। बहुत दिलचस्प। दिग्नाक किस चीज पर जोर देते हैं? दिग्नाक जोर देते हैं क्षणिक संवेदी छापों पर, जिन्हें वो स्वलक्षण कहते हैं, और हमारे मानसिक निर्माणों पर, यानी विकल्प पर। स्वलक्षण हाँ। और विकल्प, हाँ, थोड़ा समझाएंगी इसे? उनका तर्क है कि हमारी इंद्रियां हमें बस पल भर की झलकियां देती हैं, स्वलक्षण, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत उन पर अपने विचार, अपने कॉन्सेप्ट्स मतलब विकल्प थोप देता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सीधा सच नहीं है? उनके हिसाब से नहीं। वो कहते हैं कि धारणा अविश्वसनीय है। ज्ञान को तो बहुत सावधानी से, भ्रम को हटाकर, जैसे ईंट पर ईंट रखकर बनाते हैं, वैसे बनाना पड़ता है। और उनका वो सबसे विवादास्पद विचार, जिसे आपने खतरनाक विचार कहा था, वो क्या है? हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। दिग्नाक का सबसे साहसिक और शायद इसीलिए खतरनाक कहा जाने वाला दावा ये है कि हमारे सोचने के जितने भी बड़े ढांचे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या कोई और धर्म या आज की आधुनिकता हो, हाँ, ये सब असलियत नहीं है। ये बस एक तरह के आत्मनिर्भर नाटक या वैचारिक मचान है। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, मतलब सिर्फ एक ढांचा, असलियत नहीं। बिल्कुल। ये दुनिया को समझने के लिए हमारे बनाए या अपनाए गए सिस्टम है, ना कि खुद दुनिया। ये तो बहुत क्रांतिकारी बात है। मतलब सारे सिद्धांत, सारे विश्वास। हाँ, एक तरह से देखें तो। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहते हुए भी दिग्नाक खुद को बुद्ध के दिए वैचारिक ढांचे के भीतर ही रखते हैं। वो उस स्कैफोल्डिंग से बाहर नहीं जाते। वाह, इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है उनके कामों से? जरूर, शाकुंतलम और कुंदमाला की तुलना करके देख सकते हैं। हाँ, बताइए। कालिदास के शाकुंतलम में राजा दुष्यंत को शकुंतला की पहचान कैसे होती है? अंगूठी देखकर? फौरन, अचानक, एक रहस्योद्घाटन की तरह। हाँ, वो प्रत्यभिज्ञा वाली बात। बिल्कुल। लेकिन दिग्नाक की कुंदमाला में देखिए, राम का सीता और अपने बेटों से जो पुनर्मिलन है, वो बहुत धीमा है। वो शक पर, सबूतों पर, अनुमान पर आधारित है। अच्छा, तो एक तरफ है तात्कालिक पहचान और दूसरी तरफ है धीरे धीरे तर्क से बनाया गया ज्ञान, निर्मित ज्ञान। तो कालिदास को दिग्नाक के इस तर्क वाले रास्ते से क्या परहेज था? उन्हें क्या चिंता थी? कालिदास की चिंता बहुत गहरी थी। उन्हें लगता था कि अगर हम सिर्फ तर्क और विश्लेषण पर ही टिक गए, अगर हर चीज को टुकड़ों में तोड़कर ही समझने लगे, तो हम दुनिया की समग्रता, उसकी पूरी तस्वीर देखने की क्षमता खो देंगे। अच्छा। वो चेतावनी देते हैं कि दिग्नाक का ये तरीका, मतलब हर चीज का विखंडन करके समझना, ये आज की दुनिया की समस्याओं में कहीं ना कहीं झलकता है। आज की दुनिया की समस्याओं में कैसे? सोचिए, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के बारे में। वहां क्या हो रहा है? जटिल मानवीय अनुभवों को, भावनाओं को, उनको गणनाओं में बदला जा रहा है, डेटा पॉइंट्स में। हाँ, ये तो है। या फिर पर्यावरण संकट को देखिए। क्या हम प्रकृति को एक पूरी जीवित चीज की तरह देख पा रहे हैं, या अक्सर उसे सिर्फ संसाधनों का एक भंडार मान लेते हैं जिसका विश्लेषण करना, इस्तेमाल करना है? बात तो सही है। भाषा भी, क्या वो सिर्फ डेटा बनकर रह गई है? कालिदास के नजरिए से देखें तो ये सब उसी सोच का नतीजा है, जहां विश्लेषण और गणना
उस गहरी तात्कालिक पहचान और अनुभव की जगह ले लेते हैं। तो मतलब सिर्फ तर्क के सहारे चलने वाली दुनिया अपनी गहराई, अपना अर्थ खो सकती है। बिल्कुल, कालिदास की मुख्य चिंता यही थी कि अगर हम उस काव्यात्मक सत्य को भूल गए जो एक नज़र में, एक अनुभव में समझ आता है, अगर हमने विचारों को भी एक मशीन की तरह चलाना शुरू कर दिया, तो हम क्या खो देंगे? हम शायद पूरी तरह से देखने, महसूस करने और पहचानने की क्षमता ही खो देंगे। ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं है। नहीं। ये हमारे आज के संकटों से सीधा जुड़ा है, चाहे वो एआई का अनियंत्रित विकास हो या पर्यावरण का विनाश। ये सब कहीं ना कहीं दुनिया को उसकी समग्रता में न देख पाने, यानी धारणा की एक तरह की विफलता से जुड़े हो सकते हैं। तो ये जो प्राचीन बहस है ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ज्ञान कैसे आता है? समग्र रूप से, एक झटके में, या उसे टुकड़ों में जोड़कर बनाना पड़ता है। और एक रास्ता चुनने की कीमत क्या हो सकती है? तो सोचने वाली बात ये रह जाती है, जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा डेटा संचालित, ज्यादा गणना पर आधारित होती जा रही है, क्या हम वो तात्कालिक समग्र पहचान की क्षमता खो रहे हैं जिसका जिक्र कालिदास करते हैं? हाँ, और जब कैलकुलेशन पहचान की जगह ले लेती है तो असल में क्या बदल जाता है, क्या खो जाता है? तो आज इसे थोड़ा और क्या कहते हैं, गहराई से देखते हैं। राजीव की एक कविता है जो माहौल बनाती है, सुनिए। जैसे आसमान से टूटा बादल अकेला बहता मंद रुदन के साथ, वैसे ही मेरा दिल खामोशी में टूटता है उस प्यार से बिछड़कर जो इसे जगाता है। तिरस्कार न करना इस कमजोर और व्यथित मुझको, प्रेम की आज्ञा से दुख से बंधा हुआ, क्योंकि ये दुख मुझे सहना ही होगा उससे बिछड़कर जो मेरी एकमात्र प्रियतमा है। और ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं दुनिया को देखने के। एक काव्य दृष्टि जो चीजों को एक साथ पूरा देखती है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ तर्क वाली दृष्टि जो टुकड़े जोड़कर मतलब निकालती है। किताब में वो नदी वाला रूपक बड़ा अच्छा है। हाँ, वो नदी जो दोनों को अलग करती है। एक किनारे पर कालिदास हैं, वो मानते हैं कि असली ज्ञान वो तुरंत पहचान लेने से आता है। जैसे वो माँ वाला उदाहरण दिया था आपने। हाँ, जैसे माँ अंधेरे में भी बच्चे की आवाज पहचान लेती है बिना विश्लेषण के। उनके लिए वाक मतलब भाषा सिर्फ लेबल नहीं है, वो असलियत को खोलती है। और दूसरी तरफ है दिग्नाक, बौद्ध तर्क के क्या कहते हैं, जनक माने जाते हैं। सही, और उनका तर्क एकदम उल्टा है। वो कहते हैं कि भाई सीधे सीधे जो दिखता है या सुनाई देता है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। हाँ, उनके हिसाब से ज्ञान तो अनुमान से बनता है, तर्क से। हम बाहर की चीजों को नहीं बल्कि अपने मन में जो उनकी छवि बनती है ना, उसे ही जानते हैं। अच्छा, और यहीं पर मतलब मुद्गल का वो सबसे बोल्ड, शायद सबसे खतरनाक विचार आता है। वो स्कैफोल्डिंग वाला, मचान वाला। हाँ, वही। उनका तर्क है कि लगभग हर स्थापित विचार प्रणाली, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या इस्लाम या ईसाई धर्म या आज की मॉडर्निटी, आधुनिकता भी, ये सब असलियत नहीं है। ये असलियत के चारों ओर खड़े किए गए मचान हैं, वैचारिक ढांचे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। है ना? सोचिए, जैसे इमारत बनाते वक्त मचान लगाते हैं, वो मचान इमारत तो नहीं है, बस सहारा है। वैसे ही ये सिस्टम्स है, ये हमें दुनिया नहीं दिखाते बल्कि दुनिया को देखने का एक खास चश्मा पहना देते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो दिग्नांग खुद भी वो बुद्ध के बनाए ढांचे में ही काम कर रहे थे। मुद्गल का यही कहना, बिल्कुल। दिग्नाग ने ज्ञान और अनुमान की प्रक्रिया को बहुत मतलब बारीकी से समझा, पर उन्होंने कभी बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठाया। जैसे दुख, अनित्यता। हाँ, दुख है, सब कुछ बदल रहा है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, इन पर सवाल नहीं उठाया। वो उसी फ्रेमवर्क में, उसी मचान पर रहकर तर्क को और पैना कर रहे थे। और यही बात आप कह रहे हैं बाकी सिस्टम्स पर भी लागू होती है? हाँ, मुद्गल के अनुसार तो यही है। चाहे वो इस्लाम का वैचारिक ढांचा हो या ईसाई मोक्ष की बात हो या फिर वैज्ञानिक भौतिकवाद, वो सब अपनी कुछ बेसिक मान्यताओं को सच मानकर चलते हैं। एकदम। और फिर उसी के अंदर सब कुछ फिट करने की कोशिश करते हैं, अपने दायरे से बाहर नहीं देखते। जैसे वो ईसाई धर्म वाला उदाहरण है, पाप और छुटकारे पर फोकस। हाँ, कि वो पाप पर इतना जोर देते हैं कि शायद वो उस पवित्रता को देख ही नहीं पाते जिसे किसी छुटकारे की जरूरत ही नहीं है। सब अपने अपने मचान पर हैं। तो फिर ये सबसे खतरनाक विचार यही है कि ये सब सिर्फ मचान है। हाँ, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि असलियत को, रियलिटी को किसी मचान की जरूरत नहीं है। वो बस है। वो बस है। उसे किसी सिद्धांत या सिस्टम से बनाया नहीं जाता। उसे बस सही से देखा जाए तो वो प्रकट होती है। और काव्य दृष्टि, वो कालिदास वाली दृष्टि, उसे सीधे पकड़ती है बिना किसी मचान के। किताब में वो आधुनिकता वाली तुलना भी थी, ट्रेन वाली। हाँ,
वो भी कमाल की है कि आधुनिकता एक ऐसी ट्रेन है जो बस अपनी रफ्तार के नशे में दौड़े जा रही है। कोई मंजिल नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस गति ही मकसद है। हाँ, और रास्ते में जो आ रहा है जंगल, नदी, इंसानियत, शायद सबको रोनते हुए, और हो सकता है तबाही की तरफ जारी हो, पर रुक नहीं सकती। ये भी एक तरह का मचान है, एक ट्रैप। तो आखिर में मुदगल क्या कह रहे हैं? क्या करें इन मचानों का? उनका आह्वान तो यही है कि भाई इन सब वैचारिक मचानों से बाहर निकलो, धर्म, तर्क, आधुनिकता, इन सब से, और वापस उस काव्य दृष्टि को अपनाएं। हाँ, उस समग्र अनुभव को, उस सीधी पहचान को, जिसे वो ऋषि दृष्टि कहते हैं, जहाँ जानने वाला और जानने की चीज अलग नहीं रहते। ये चेतावनी भी है किताब में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हम सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि मतलब समझने की, महसूस करने की क्षमता ही खो देंगे। आज की एआई का उदाहरण भी फिट बैठता है यहाँ। बिल्कुल, एआई पैटर्न पकड़ सकती है, कैलकुलेशन कर सकती है, पर क्या वो कविता सुन सकती है, उसका दर्द महसूस कर सकती है? शायद नहीं। और यही एक सवाल है सोचने के लिए। शकुंतला में दुष्यंत को भूली हुई बात याद दिलाने के लिए वो अंगूठी थी। हाँ, वो उत्प्रेरक। पर क्या हो अगर हमारे पास इस वैचारिक भूलने की बीमारी से जागने के लिए कोई ऐसी अंगूठी ना हो? क्या हो अगर ये तर्क वाला ज्ञान हमें विस्मृति में इतना गहरा धकेल दे कि पहचान नामुमकिन हो जाए? सोचने वाली बात है। पिछले विमर्श को आगे बढ़ाते हुए आज हम कालिदास के एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड दावे पर बात कर रहे हैं। हाँ, उनका वो दावा की पहचान मतलब रिकग्निशन एकदम तत्काल होती है, उसमें कोई शक नहीं होता और वो पूरी होती है ना? बिल्कुल। और वो कहते हैं कि दुनिया जैसी है वही एकमात्र मॉडल है हमारे पास, उसे सीधे अनुभव किया जा सकता है। और ये सोच देखिए, सीधे सीधे दिग्नाग जैसे जो बौद्ध तर्कशास्त्री थे, उनके ज्ञान बनाने के तरीके से एकदम अलग थी। हाँ, दिग्नाग तो मानते थे कि ज्ञान को तर्क से, विश्लेषण से, मतलब टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया जाता है। सही कहा। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बहस नहीं थी, ये एक तरह से संघर्ष था, ये देखने का कि सच को कैसे पाया जाए। क्या उसे पोएटिक इंट्यूशन से एक पल में महसूस करें, या फिर उसे तर्क से सिद्ध करें, उसको हिस्सों में बांटें, उसे बनाएं। बिल्कुल। और कालिदास अपनी बात रखने के लिए सिर्फ तर्क नहीं देते, वो कमाल के रूपकों मतलब मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा उनके लेखों से पता चलता है। हाँ, उनके रूपक बहुत शक्तिशाली हैं। तो चलिए आज इन्हीं रूपकों में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं वो कैसे पहचान की इस तत्काल और पूरी प्रकृति को दिखाते हैं। जरूर। तो कालिदास का पहला तर्क वो अनुभव की इमीडिएसी से जुड़ा है। वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान या पहचान वो टुकड़ों में नहीं आता। जैसे मान लीजिए भीड़ में किसी अपने का चेहरा दिख जाए, आप तुरंत पहचान लेते हैं ना, कोई विश्लेषण नहीं करते। सही। या जैसे किसी कविता की कोई पंक्ति है, उसका गहरा मतलब अचानक से समझ आ जाता है, बिजली कौंधने जैसा। हाँ, कोई धीरे धीरे जोड़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बस हो जाता है। बिल्कुल। और वो माँ का उदाहरण भी देती हैं, जो रात के अंधेरे में भी अपने बच्चे की रोने की आवाज फौरन पहचान लेती है। वो आवाज के टुकड़ों का विश्लेषण थोड़ी करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या जैसे बारिश से पहले हवा में एक खास गंध आ जाती है, अब बस जान जाते हैं। ये अनुभव पूरा आता है एक साथ, अचानक। ये स्वतः स्फूर्त है, बनाया नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। और प्रकृति से उनके रूपक वो तो कमाल के हैं। इस बात को और कैसे समझाते हैं वो? हाँ, प्रकृति से वो अद्भुत उपमाएं लेते हैं। जैसे वो पूछते हैं, क्या नदी के पानी को बूंद बूंद करके उसका संगीत समझ सकते हैं? नहीं, नामुमकिन है। या फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़कर क्या उसकी खुशबू को महसूस किया जा सकता है? नहीं, वो तो पूरी चीज ही खत्म हो जाएगी। वही तो कालिदास का मानना था कि दिग्नाग जैसे तर्कशास्त्री दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई आईना टूट गया हो और वो उसके अनगिनत टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। अच्छा। और इस चक्कर में वो पूरी तस्वीर मतलब पूरी सच्चाई कभी देख ही नहीं पाते। हाँ, वो समग्रता खो जाती है। और ये तर्क सिर्फ देखने सुनने तक नहीं है, भाषा तक भी जाता है। वाक की बात करते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। कालिदास के लिए भाषा यानी वाक सिर्फ चीजों को नाम देने का या बात करने का टूल नहीं है। तो फिर क्या है? वो अपने आप में एक रहस्य उद्घाटन है, एक रेवलेशन, जिसके जरिए असलियत सीधे अनुभव में आती है। जैसे उनके मेघदूत में वो बादल हैं, वो सिर्फ पानी की भाप नहीं है। नहीं, वो तो दूत है। हाँ, वो दूत बनकर विरह, याद और पहचान के भावों को तुरंत मतलब इंस्टेंटली ढोता है, लंबी दूरी और समय को एक पल में समेट लेता है। ये अनुभव की समग्रता है जो भाषा से प्रकट हो रही है। और उनके नाटकों में भी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में, वहां राजा दुष्यंत को शकुंतला की पहचान धीरे धीरे नहीं होती है ना, तर्क से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां प्रत्यभिज्ञा है, मतलब रिकॉग्निशन। दुष्यंत की याददाश्त पर जो पर्दा पड़ा है वो एक झटके में उठता है, अचानक और पूरी तरह से। ये दिग्नाग के नाटक कुंडमाला से एकदम उलट है।
वहां राम को सीता की पहचान बहुत धीरे धीरे होती है, भारी संकेतों, सबूतों, अनुमानों के बाद। अच्छा, तो एक काव्य की दुनिया है और एक तर्क की। हाँ, आप कह सकते हैं। शाकुंतलम काव्य की दुनिया है, जहां सच एक पल में पूरा का पूरा सामने आता है। कुंडमाला तर्क की दुनिया है, जहां ज्ञान को कदम दर कदम साबित करना पड़ता है। तो सत्य तक पहुंचने के रास्ते ही अलग हैं। बिल्कुल, कालिदास यही दिखा रहे हैं। वो प्रकृति से और भी मिसालें देते हैं, जैसे मॉनसून की पहली बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी गंध, हाँ, वो तो अद्भुत होती है। और उससे जो राहत मिलती है उसे आप शब्दों में कैसे बताएंगे? या सुबह सुबह कोयल की कूक, वो भी अचानक कोई याद ताजा कर देती है। हाँ, या फिर समंदर में ज्वार का किनारे से मिलना। ये सारे अनुभव टुकड़ों में नहीं आते, ये पूरे होते हैं, समग्र। इनका विश्लेषण नहीं होता, इन्हें बस महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक कि जंगल में किसी जानवर का होना भी, जैसे बाघ है, उसे सिर्फ उसकी धारियों या पंजों के जोड़ के रूप में नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा उदाहरण है। बाघ जंगल का हिस्सा है, उसकी आत्मा है। उसे उसी पूरी तस्वीर में ही महसूस किया जा सकता है। जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि अच्छा ये जड़ें हैं, ये तना, ये पत्तियां, हाँ ये पेड़ है। सही कहा। हम पेड़ को एक नजर में देखते हैं, पूरा जीवित, उसकी टोटलिटी में। तो कालिदास के अनुसार सच्ची पहचान भी ऐसी ही है, तात्कालिक, पूरी और जीवंत। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो कालिदास के लिए पहचान कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। नहीं, वो एक कविता की तरह है जिसे अनुभव करना है, जीना है। अर्थ का निर्माण नहीं होता, वो प्रकट होता है पूरा, अचानक, सत्य के रूप में। हाँ। और ये विचार देखिए आज के समय में भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? आज की दुनिया में देखिए हर तरफ डेटा है, एल्गोरिदम्स है, हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने पर जोर है, मतलब विखंडन पर। हाँ, ये तो है। ऐसे में पहचान का ये समग्र, ये तात्कालिक, ये जो काव्यात्मक विचार है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर चीज को नापने, तौलने और विश्लेषण करने की इस धुन में हम अनुभव की गहराई खो रहे हैं? चीजों को उनकी पूरी सच्चाई में महसूस करने की जो इंसानी क्षमता है, वो कहीं कम तो नहीं हो रही? मतलब क्या डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किसी अपने को पहचानने की उस गहरी अनुभूति की जगह ले सकता है? ये एक विचार करने वाली बात है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे कालिदास पहचान यानी अभिज्ञान को देखते हैं एकदम तुरंत, पूरी तरह से, और जिस पर कोई शक न हो। हाँ, वो रूपक जिनकी हमने बात की थी, वो दिखाते हैं कि पहचान कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक सीधा सच्चा अनुभव है। बिल्कुल। तो आज हम इसी धागे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हमें कुछ और गहरे सवालों की ओर ले जाते हैं। हाँ, जैसे कि क्या दिन्नाक के आलंबन परीक्षा का शंकर पर कोई छिपा हुआ असर था? ये एक दिलचस्प सवाल है। और ये भी कि भारत की असल पहचान वो कवियों की देन है या दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों की? सही। और इसी से जुड़ा है अभिज्ञान का सवाल। सत्य कैसे जाना जाता है? क्या वो शाकुंतलम की तरह एकदम से सामने आता है, या फिर दिग्नाक के नाटक कुंडमाला की तरह उसे धीरे धीरे तर्क और सबूतों से बनाना पड़ता है? बिल्कुल। ये सिर्फ कोई पुरानी फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। ये इस बात की जड़ तक जाती है कि हम दुनिया को, सच्चाई को कैसे समझते हैं। क्या वो बिजली की तरह कौंधती है, या फिर उसे ईंट दर ईंट जोड़ा जाता है? तो चलिए इन दो नजरियों को थोड़ा और खोलते हैं। कालिदास का क्या मानना था? स्रोत बताते हैं कि कालिदास के लिए, जैसे शाकुंतलम या मेघदूत में दिखता है, ज्ञान और अर्थ वो एक झटके में आते हैं, समग्र रूप में। हाँ, जैसे किसी बहुत अपने को अचानक पहचान लेना, उसमें कोई सोच विचार नहीं होता है ना? बिल्कुल। उनके लिए भाषा यानी वाक वो खुद ही सच्चाई को प्रकट करने का एक माध्यम है, वो रहस्य खोलती है। अच्छा, और दूसरी तरफ है दिन्नाग, बौद्ध तर्कशास्त्री। हाँ, दिन्नाग, जिनकी सोच हमें आलंबन परीक्षा और उनके नाटक कुंडमाला में दिखती है। वो कहते थे कि जो हम सीधे सीधे देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष बोध, वो भरोसे लायक नहीं है। तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? उनके अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है तर्क से, विश्लेषण से, सबूतों को जोड़ जोड़कर। सच्चाई एकदम से मिलती नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और ये फर्क उनके नाटकों में साफ दिखता है। शाकुंतलम वनाम कुंडमाला। हाँ, बिल्कुल साफ। शाकुंतलम में दुष्यंत को शकुंतला की पहचान कैसे होती है? एकदम अचानक, जैसे ही श्राप का असर हटता है, पूरी याददाश्त, पूरी सच्चाई एक साथ लौट आती है। कोई बाहरी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। जबकि कुंडमाला में वहां राम का सीता और अपने बेटों
लव कुश से मिलना वो एक धीमी प्रक्रिया है। शक है, सवाल है। हाँ, राम धीरे धीरे निशानों को देखते हैं, कुंडमाला पैरों के निशान, गवाहियां सुनते हैं, अनुमान लगाते हैं, तब जाकर सच्चाई तक पहुंचते हैं। एक में पहचान सहज है, दूसरे में उसे स्थापित करना पड़ता है। ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कालिदास की असहमति सिर्फ दिग्नाक से नहीं थी, वो शंकर के वेदांत पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। कालिदास की नजर में दिग्नाक क्या करते हैं, वो यथार्थ को क्षणिक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और शंकर अद्वैत वेदांत के अनुसार दुनिया को माया कहकर उसे एक तरह से कमतर आंकते हैं या नकार देते हैं। कालिदास को लगता था कि दोनों ही तरीकों से जीवन का जो पूरा जीता जागता अनुभव है वो कहीं छूट जाता है। तो कालिदास का रास्ता क्या है? काव्यशास्त्र का? हाँ, काव्यशास्त्र या पोएटिक्स वो न तो सच्चाई को टुकड़ों में बांटता है, न ही उसे नकारता है। वो भाषाओं और अनुभव की उसी पूरी दुनिया में रहता है जहाँ अर्थ अपने आप उभरता है, तुरंत पहचाना जाता है। और शंकर पर दिग्नाक के प्रभाव की बात, स्रोत इस पर कुछ खास कहते हैं? सीधे तौर पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये एक विचारणीय बिंदु है कि बौद्ध न्याय और वेदांत के बीच विचारों का आदान प्रदान कैसे हुआ होगा। पर कालिदास की मुख्य चिंता समग्रता को लेकर थी। और समग्रता पर ये जोर, ऐसा लगता है जैसे कालिदास आज के संकटों की आहट सुन रहे थे। बिल्कुल, शोध इसी तरफ इशारा करते हैं। जब हम यथार्थ को टुकड़ों में देखने लगते हैं तो क्या होता है? जैसे औद्योगिक बुद्धिमत्ता यानी AI, वो गणना कर सकती है, पैटर्न पहचान सकती है। हाँ, दिग्नाक के तर्क की तरह। लेकिन क्या वो अर्थ की गहराई, वो समग्रता समझ सकती है? ये बड़ा सवाल है। और पर्यावरण का संकट, वो भी तो यही है। प्रकृति को सिर्फ संसाधन के टुकड़ों में देखना, नदी बस पानी, जंगल बस लकड़ी। जब हम उस पूरे जीवित ताने बाने को, उसकी समग्रता को नहीं पहचानते तो विनाश होता है। हाँ, यहाँ तक कि भाषा भी जब वो सिर्फ डेटा बन जाती है, उसका काव्य, उसका जीवन खो जाता है। ये असल में अभिज्ञान का संकट है, पहचानने की क्षमता का संकट। और भारत, जैसा स्रोत कहते हैं, वो सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि अभिज्ञान का क्षेत्र है, जिसे कवि जीवित रखते हैं अपनी रचनाओं से, समग्रता की उस दृष्टि से। तो हम फिर वहीं आ गए, ज्ञान कैसे मिलता है? क्या वो शाकुंतलम की तरह एक पल में मिलने वाला पूरा सच है, या कुंडमाला की तरह धीरे धीरे तर्क और सबूतों से बनाया गया एक ढांचा? ये सदियों पुरानी बहस आज AI, डेटा और हर तरफ बिखरी सूचनाओं के इस दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल। क्या हम चीजों को, रिश्तों को, प्रकृति को उनकी पूरी सच्चाई में, उनकी समग्रता में पहचानने की काबिलियत खो रहे हैं? और इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या आज के बड़े संकट जैसे AI या पर्यावरण का बिगड़ता हाल, ये सिर्फ तकनीकी या राजनीतिक मुद्दे हैं, या फिर ये अभिज्ञान के किसी गहरे संकट के लक्षण हैं? हमारी इस नाकामी के कि रहने वाला और रहने की जगह, द ड्वेलर एंड द ड्वेलिंग, असल में एक ही हैं। इसे पहचानने की हमारी क्षमता का संकट। आप सुन रहे थे रेडियो टॉकीज पॉडकास्ट। अगली बार तक अलविदा।